हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं जो दूसरे तरह की जो गति या जो वृद्धि हमें पादपों में देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पादपों में वृद्धि आश्रित गति। मतलब ऐसी गति दिख रही है जो लग रहा है कि उसमें वृद्धि के कारण हो रही है। मतलब वो पादप बढ़ते हुए दिख रहा है एक स्पेशल डायरेक्शन में, ऐसे लग रहा है ऐसे चल रहा है यूं का यूं। तो वो वाली गति अपन पढ़ने वाले हैं। कल जो हमने पढ़ी थी या लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ी थी वो थी जो वृद्धि पर आश्रित नहीं थी। मतलब जैसे आपने हाथ लगाया छुई मुई के पौधे को तो वो बंद हो गया, टच मी नॉट प्लांट को, तो वो उससे वृद्धि का कोई लेना देना नहीं है। फूल खिल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, सूरजमुखी का फूल ऐसा ऐसा मुड़ करके गति कर रहा है, तो उसका वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज जो हम गति पढ़ेंगे पादप की, वो पढ़ेंगे वृद्धि पर आश्रित गति। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो भी हम लोगों ने बनाया है जिसका नाम है कि है ना, हमें जवाहरलाल नेहरू के बारे में कितना कुछ पता है, ऐसा करके हमने स्टूडेंट्स से ही कमेंट्स लिए थे खूब सारे। तो हमारे चाचा नेहरू के बारे में कितना आपको पता है उसमें कमेंट्स में लिखना था, और क्या क्या आप जानना चाहते हैं वो भी लिखना था। तो हमने, मनीष सर ने और मैंने उसको एक इंटरव्यू की तरह पूरा अच्छे से रिकॉर्ड किया। इंटरव्यू नहीं कहेंगे, एक पॉडकास्ट की तरह। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा, मनीष सर ने चाचा नेहरू के बारे में बताया है। तो आप लोग भी ज़रूर से देखना उस वीडियो को। अगर आपको बिल्कुल भी चाचा नेहरू पसंद नहीं है या आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप सबको देखना चाहिए वो वीडियो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ज्ञान अधूरा होता है, लेकिन ज्ञान थोड़ा ज़्यादा अगर आपको मिल जाएगा उनके बारे में तो मज़ा ही आ जाने। तो आ जाओ अपन शुरू करते हैं। तो हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो सबसे पहले ये लिख दिया अपन ने, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ इंग्लिश में, और वृद्धि पर आश्रित गति। अच्छा, एक शब्द मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ लिख लेना आप सभी जने, ये गति शब्द भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं उदाहरण कि ऐसा हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। तो जैसे ये एक पेड़ का जो मेन ट्रंक है ना, वो दिख रहा है हमें ऐसा बड़ा सा, नीचे से ऐसे टेढ़ा फोटो लिया हुआ है। उसके ऊपर आप देख रहे हो ना, ये बेल नहीं चढ़ती ऐसे, ये ऐसे चढ़ करके जा रही है। इस बेल को दरअसल हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतान। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतान, वैज्ञानिक भाषा में। ठीक है, और इसी के आप और भी डायग्राम देख सकते हो। जैसे सपोज करो ये वाली है, तो प्रतान है क्या कि ना यूं ऐसे घूमने लग जाता है, पादप का कोई हिस्सा धागे की तरह से घूमने लग जाता है। अब मान लो कि कोई खंबा आ गया तो वो बेल क्या होती है, उस पर ऐसे ऐसे घूम घूम के ऊपर चढ़ जाती है। तो अब ये देखो, आप समझने की बात कोशिश करना कि अब हो क्या रहा है, पादप इस तरह से गति, मतलब ऐसे आगे बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है कि हमें लग रहा है कि चल रहा है, सांप की तरह चल नहीं रहा है, वो वृद्धि कर रहा है। लेकिन वो वृद्धि कैसी है? दिशिक वृद्धि है, एक दिशा में कोई वृद्धि है, स्पेशल दिशा में। तो वो सही सही दिशा में ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो हमें लग रहा है कि भैया वो तो उसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, गति हो रही है उसमें। तो एक ऐसी गति हो गई वृद्धि आश्रित गति, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। और इस चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतान बोलते हैं। और इंग्लिश में अगर हम देखें तो इंग्लिश में हम इस चीज को बोलते हैं टेंड्रिल। क्या बोलते हैं? टेंड्रिल। समझ गए सब जने टेंड्रिल क्या होती है? आपने खंभों के आसपास देखी होगी, पेड़ों पर देखी होगी प्रतान। और साथ ही साथ एक और दिखा रहा हूं, देखो मैं आपको, ये प्रतान तार है कोई, मान लो तो तार पे ऐसे बांधते हैं। मनी प्लांट, खैर मनी प्लांट में प्रतान नहीं होती, लेकिन ऐसे और कुछ पौधे होते हैं जिनमें प्रतान होती है। मतलब कोई तार है ना, तो वो अपने आप उसके चारों तरफ ऐसे लिपटते जाते हैं, तो वो प्रतान का उदाहरण आपने हो सकता है देखा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी किताब में ऐसा बोला है कि जैसे मटर के पौधे है ना, मटर के पौधे में भी हमें प्रतान देखने को मिलती है। तो ये देखो, ये मटर के पौधे का है, ऐसा प्रतान देखा है कि ये हमारे पास में कोई सहारा दे दिया इसके पास में, तो ये उस पर ऐसे लिपट करके बढ़ जाती है आगे। तो अभी इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। सबसे पहले हम देख रहे हैं, मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाड़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। क्या होता है? मटर के पौधे की तरह कुछ और जो दूसरे पादप हैं वो किस पर? बाड़ पर। बाड़ मतलब ऐसे नहीं, वो जो लगाते हैं हम लोग खेत वेत में चारों तरफ, यहाँ कोई मान लो स्तंभ की बात कर रहे हैं, बाड़ पर, या बाड़ पर प्रतान की सहायता से। ठीक है, दूसरे पादप पर या बाड़ पर, मतलब कोई पादप है वो यहाँ तो दूसरे पेड़ पर ऐसे ऐसे घूमेगा, या बाड़ पर मान लो कोई ऐसे खंबे जैसे कोई स्ट्रक्चर है उस पर ऐसे ऐसे घूम करके जाएगा, तो प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं।
प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। और ये जो प्रतान होती है ना, ये कैसी होती है, देखो स्पर्श के लिए संवेदनशील होती है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे। ये जो टेंड्रिल है ना, इस पे जैसे ही जहां से टच होता है ना, तो ये उसके दूसरी तरफ वृद्धि करती है। समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ये मान लो कोई खंबा है और इसके ऊपर कोई प्रतान यूं चढ़ रही है ऐसे, तो ये जिस तरफ से टच कर रही है ना, इसको जिस तरफ से, जैसे मान लो यहां से टच कर रही है, तो जहां से टच कर रही है वहां से उसकी वृद्धि कम होती है, उसका विकास कम होती है, बड़ी कम होती है वहां से। जहां से टच नहीं कर रही है वहां से जल्दी चढ़ती है, मतलब जल्दी बड़ी होती है। तो ऐसा लगता है कि हमें ऐसा ऐसा घूम करके निकल रही है। समझ रहे हो? तो ये कैसी है, प्रतान जो है संवेदनशील है। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ये प्रतान है क्या, कोई पूछ ले तो क्या बोलेंगे? अरे बहुत सिंपल है, देखो क्या बोलेंगे हम लोग, पादप का धागे जैसा वह भाग, पादप का धागे जैसा भाग है जो उसे किसी स्तंभ या किसी अन्य प्रकार के सहारे पर चढ़ने में सहायता करता है। पादप का कोई धागे जैसा भाग है जो उसे किसी स्तंभ पर या किसी अन्य, है ना, सहारे पर चढ़ने में, ऐसे क्लाइंब करने में सहायता करता है, उसको प्रतान बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को प्रतान क्या है? क्योंकि यह वृद्धि दिशिक है, इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है, क्योंकि ये वृद्धि कैसी है, एक दिशा में हो रही है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो रही है, तो ऐसा हमें लगता है कि पादप जो है ना वो गति कर रहा है, जबकि गति नहीं, वो वृद्धि कर रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है पादप। समझ में आया सबको? तो अब थोड़ा सा समझना आगे, इस तरह की गति को फिर हम क्या नाम देते हैं। तो हमने इस तरह की गति को नाम दिया है अनुवर्तन। क्या नाम दिया है? अनुवर्तन। और इसको समझाने के लिए हमें हमारी किताब में एक उदाहरण दे रखा है अनुवर्तन को समझाने के लिए। देखो क्या है, हमें ये पढ़ लेना भले आप, ये क्रियाकलाप 7.2 में जो भी लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ क्या है। कि हमें एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, ऐसा कांच का भरा हुआ ऐसा कोनिकल फ्लास्क आप ले लो, अपने पास रखा है। लेकिन ये प्रोसेस क्या, बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट है, 1-2 दिन लगते हैं इसको देखने में, 3 दिन भी क्या, 7 दिन लगेंगे अगर अच्छी रीडिंग लेनी है तो इसमें क्या होगा, आपने क्या करना है, पानी भर लेना नीचे उसमें, और ऊपर उसके मुंह पर है ना हमें जाली रख देनी है। जाली है ना, ऐसे बीच बीच में से खाली हो, ऐसे लोहे की जाली वाली रख सकते हैं। और वो जाली ऐसी हो कि उसमें से अपन कोई पौधा डाले ना, तो उसकी जड़ें तो अंदर चली जाएं उसके, और वो पौधे का मुंह जो बाहर है, ऊपर ऊपर से बाहर रहे, जड़ें अंदर चली जाए और पौधा वहीं टिका रहे। ठीक है, साहब कर लेंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे, एक बक्से में रखेंगे, एक पुट्ठे का बॉक्स ले लेंगे, उसमें उसको रखेंगे। इस तरह से रखेंगे कि इधर चारों पांचों तरफ से तो कोई प्रकाश नहीं आ सकता, केवल एक तरफ से खुला हुआ है सामने से, जहां से सूरज का प्रकाश उसके पास आता है। और उसको है ना अपन खिड़की के पास में इस तरह से रख देंगे कि सूरज का प्रकाश इस तरह से उसके ऊपर आ जाएगा, और बाकी हर तरह से उसको, पौधे को पैक कर देंगे अपन, उसमें प्रकाश नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा हमें करना है। और 2-3 दिन बाद हमें देखना है। तो 2-3 दिन बाद जब अपन देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो पादप का प्ररोह है ना, प्ररोह मतलब ऊपर वाला भाग, ये जो प्ररोह है, ऊपर वाला भाग है, ये उस तरफ मुड़ जाता है जहां से प्रकाश आ रहा है ना। और जड़ें जो हैं वो प्रकाश से दूर हट जाती हैं। जो जड़ें हैं ना वो यूं मुड़ जाएंगी और ये पौधे यूं चला जाएगा। देखो दिखा रखा है ना चित्र में, यूं मुड़ जाएगा और जड़ इस तरफ आ जाएगी, प्रकाश से दूर आ जाएगी। इंटरेस्टिंग, ठीक है। और फिर हमें कहा गया है इस एक्सपेरिमेंट में कि अब फिर फ्लास्क को हमें इस तरह से घुमाना है कि प्ररोह प्रकाश से दूर तथा जड़ प्रकाश की ओर हो जाए। इस अवस्था में कुछ दिन के लिए उसे विक्षोभ रहित फिर से छोड़ देना। अब बोले जब ऐसा हो जाए ना, तो आप क्या करो, इसको वापस से उल्टा कर दो, जड़ यूं घुमा दो फ्लास्क को, तो जड़ें वापस इधर आ जाएंगी और ये जो पादप है ये इस तरफ हो जाएगा, प्ररोह इसका। तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा कि क्या प्ररोह और जड़ पुराने भागों ने दिशा बदल दी है। तो हाँ, ऐसा होगा कि अगर 5-6 दिन हम इसको छोड़ देंगे ना, तो क्या देखेंगे, ऊपर वाला भाग प्ररोह फिर से प्रकाश की डायरेक्शन में आ जाएगा, इस तरफ मुड़ जाएगा और जड़ें वापस उस तरफ चली जाएंगी। इंटरेस्टिंग है, ये हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह की गति को हमने क्या नाम दिया है, अनुवर्तन, या इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं, ट्रोपिज्म, दैट इज TROPISM। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बता दूं यहां पर ट्रोपिज्म को बताने से पहले, कि अपने ना लाइव बैचेस भी चल रहे हैं 10th क्लास के, जहां पर अपन साइंस, मैथमेटिक्स,
सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी सारे विषय जो हैं लाइव पढ़ते हैं और वहां पर लाइव आप अपने टीचर से जो भी है ना आपका डाउट पूछ सकते हो। तो उसमें कैसे जुड़ सकते हैं आप लोग, और एग्जाम्स अगर पास हैं, लास्ट एग्जाम्स, तो वहां पर है ना हम 1-1.5 महीने में पूरा रिवीजन भी कराने वाले हैं पूरी किताब का। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने लास्ट तक कुछ नहीं पढ़ा मान लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो वहां पर पढ़ सकते हैं। तो उसमें कैसे आप हमसे जुड़ सकते हो, उसके लिए आप ना अपने जो नंबर दे रखा है उस पर कॉल कर सकते हो और जो भी डिटेल आपको चाहिए आप ले सकते हो। चलो ठीक है, तो देखो अनुवर्तन या ट्रोपिज्म की अपन बात कर रहे हैं। तो अनुवर्तन है क्या? बहुत सिंपल है। तो इसकी परिभाषा देख रहे हैं हम लोग। यदि किसी पादप की बाहरी उद्दीपन के कारण, ये शब्द हमें समझना है, यदि किसी पादप की बाहरी उद्दीपन के कारण होने वाली दिशिक गति, यह जो है ना, मतलब क्या कह रहे हैं, अनुवर्तन जो है ये क्या है, किसी बाहरी उद्दीपन के होने के कारण पादप की दिशिक गति है, मतलब पादप एक खास दिशा में गति करे। और किसके कारण गति करे? बाहर से कोई उद्दीपन हो, या उद्दीपन को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टिम्युलस। स्टिम्युलस, ठीक है। उद्दीपन के कारण होने वाली दिशिक गति है जहां बाहरी उद्दीपन प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण आदि हो सकते हैं। और वो उद्दीपन क्या है? उद्दीपन क्या हो सकता है? प्रकाश हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण हो सकता है। अब समझना, जैसे अभी जो हमने उदाहरण देखा उसमें क्या हो रहा है, जो प्ररोह है, पादप का ऊपर वाला हिस्सा है, वो सूरज की तरफ गति कर रहा है। तो यहां पर उद्दीपन कौन हो गया? उकसाने वाला कौन हो गया गति को? सूरज का प्रकाश। तो प्रकाश हमारा उद्दीपन हो गया यहां पर। तो उद्दीपन के कारण ऊपर का भाग तो उसकी तरफ और जड़ें उससे दूर की तरफ गति अब प्रदर्शित कर रही हैं। गति बोलो या इसको वृद्धि बोलो, ज्यादा सही लगता है। तो वृद्धि वो प्रदर्शित कर रही हैं। अब ये क्या है? इसके बाद हम कह रहे हैं कि ये जो अनुवर्तन है ना, ये दो तरह का हो सकता है हमारे पास में। एक तो ये हो सकता है धनात्मक अनुवर्तन और एक हो सकता है ऋणात्मक अनुवर्तन, बोले तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म और नेगेटिव ट्रोपिज्म। तो अगर क्या हो कि जैसे कोई भी पादप का भाग अगर क्या कर रहा है, उद्दीपन की दिशा में गति कर रहा है। जैसे अपन ने देखा पौधा है, वो उसका ऊपर वाला जो भाग है, जो तना है, जो प्ररोह है, जो पत्तियां हैं, वो सारी अपनी वृद्धि किस दिशा में दिखाती हैं? सूरज की दिशा में दिखाती हैं। तो ये कैसा हो गया? धनात्मक ट्रोपिज्म या धनात्मक अनुवर्तन या पॉजिटिव ट्रोपिज्म। और अगर उसकी जड़ों को देखें तो जड़ें सूरज से दूर भागती हैं, विपरीत दिशा में गति करती है, उद्दीपन के विपरीत दिशा में गति कर रही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक अनुवर्तन या नेगेटिव ट्रोपिज्म। सही बात है। तो ये देखो, जैसे यहां पर अपन ने डायग्राम भी बना रखा है। तो यहां पर अगर हम देखें उद्दीपन कौन कौन से संभव है, तो उद्दीपन एक तो संभव है प्रकाश, ठीक है। दूसरा उद्दीपन कौन सा संभव है? तो ये है जल। और तीसरा उद्दीपन यहां पर हम देखें तो कौन सा संभव है? तो यह है पृथ्वी, धरती, भूमि या गुरुत्वाकर्षण, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। और तीसरा एक चौथा रसायन भी यहाँ पर मौजूद है, बताऊंगा मैं उसके बारे में भी आपको। तो प्रकाश, अगर पत्तियों को देखें तो ये प्रकाश की तरफ धनात्मक अनुवर्तन दिखा रही हैं। जड़ों को देखें तो प्रकाश के लिए ये ऋणात्मक अनुवर्तन दिखा रही हैं। और अगर हम लोग पानी को देखें तो पत्तियां या जो टहनियां, जो तने हैं, ये पानी के लिए कैसा अनुवर्तन दिखा रहे हैं? ऋणात्मक अनुवर्तन दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर का भाग तो पानी से दूर की दिशा में वृद्धि कर रहा है और जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ मुड़ जाती हैं। जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ चली जाती है। तो जड़ें पानी के लिए कैसा अनुवर्तन दिखा रही हैं? धनात्मक अनुवर्तन दिखा रही हैं। बहुत सिंपल है, बढ़ सकते हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास में अनुवर्तन के मुख्य प्रकार। किताब में तो क्या नाम लिख लिख करके छोड़ दिया है ना, हम फिर भी देख रहे हैं कि अनुवर्तन के मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो सबसे पहला, सबसे सिंपल है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। बहुत सिंपल है। अनुवर्तन का तो मतलब हम समझ ही गए कि एक दिशिक गति है पादप की, और किसके कारण होती है? किसी उद्दीपन के कारण होती है, बाह्य उद्दीपन के कारण होती है। उद्दीपन बोलते हैं स्टिम्युलस। अब एक बात आपको यहां पर ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो गति है ना, ये केवल पादपों में नहीं होती, ये दूसरे जीवों में भी देखने को मिलती है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो अभी ध्यान दो, गुरुत्वानुवर्तन क्या है? किसी जीव की ऐसी वृद्धि है, गुरुत्वानुवर्तन, जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन से प्रभावित हो। गुरुत्वानुवर्तन क्या है? कि कोई भी जीव है और वो जीव हमारे पास में कौन है? यहां पर पादप है। जो गति किससे प्रभावित है? गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित है। ठीक है। तो अब जैसे यहां पर कह रहे हैं किसी प्ररोह का ऊपरीगामी वृद्धि,
कोई जो प्ररोह है, पादप का ऊपर वाला भाग है, तो वो जमीन से ऊपर की तरफ वृद्धि करती है, जमीन से दूर भागती है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। और अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ कैसी गति दिखाती है? अधोगामी गति दिखाती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन या नेगेटिव जियोट्रोपिज्म इसको हम लोग बोलेंगे। किताब में हमें इसका एक डायग्राम भी दिखा रखा है। आप क्या करो, एक पौधा लो और उस पौधे को टेढ़ा ऐसे सुला दो, सीधा मत रखो, ऐसा जैसा चित्र में दिखाया है ना ऐसा कर दो, तो आप नोटिस करोगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ये जो भाग है ना, जो प्ररोह है, वो यूं ऊपर मुड़ जाएगा जमीन से ऊपर की तरफ, और जो जड़ें हैं वो जमीन की तरफ जाने लग जाएंगी, अगर पीछे से आपको नीचे जाती हुई जड़ें दिखती हैं तो ये क्या दिखा रही हैं? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दिखा रही हैं। ये क्या दिखा रहे हैं? जो प्ररोह है ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन दिखा रहे हैं। बाकी यहां पर हमने लिखा है किसी जीव की ऐसी वृद्धि, तो जीव अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अधिकतर हम बात पादपों की ही कर रहे होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है गुरुत्वानुवर्तन। तो गुरुत्वानुवर्तन के बाद में हम देख सकते हैं जलानुवर्तन। क्या देख सकते हैं? जलानुवर्तन या हाइड्रोट्रोपिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। तो क्या है? बहुत सिंपल है ना, अगर पादप के किसी भाग की जो वृद्धि है, वृद्धि बोलो या गति बोलो, वृद्धि बोलना ज्यादा उचित है यहाँ पे, तो अगर किसी पादप की किसी भाग की जो वृद्धि है वो जल रूपी उद्दीपन से प्रभावित हो, वो जल उद्दीपन से प्रभावित हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जलानुवर्तन बोलेंगे, या हाइड्रो माने पानी, ट्रोपिज्म माने अनुवर्तन। वैसे ट्रोपो का मतलब होता है मुड़ना, मुड़ना, तो ट्रोपिज्म का मतलब क्या है? पादप मुड़ जाता है, ऐसा। तो किसी पादप, या ब्रैकेट में लिखा है अन्य जीव भी हो सकता है, कि जल रूपी उद्दीपन के कारण होने वाली गति को ही हम लोग जलानुवर्तन कह रहे हैं। पादप की जड़ें जल की ओर गति करके धनात्मक जलानुवर्तन दिखाती हैं, और अगर हम बात करें तने का, जो ऊपर तने हैं हमारे पास में, वो जल से दूर की तरफ गति करते हैं, तो वो ऋणात्मक जलानुवर्तन दिखाते हैं। छोटा सी बात है, सिंपल सी बात है। बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर जो उद्दीपन दे रखा है, इसको मैं ड्रॉ तो नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जलानुवर्तन वाले को, सीधा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर है रसायनानुवर्तन, है ना। तो ये रसायनानुवर्तन जो है हमारे पास में, कीमोट्रोपिज्म जिसको बोलते हैं, ये किताब में हमसे पूछा है कि आपको क्या लगता है रसायनानुवर्तन क्या है? तो मैं बताता हूं आपको क्या है, बहुत सिंपल है। जब पौधे के किसी अंग की जो गति है वो किसी रासायनिक पदार्थ के क्या हो, रासायनिक पदार्थ के उद्दीपन से प्रभावित हो, किसी रासायनिक पदार्थ के उद्दीपन से अगर प्रभावित है गति पादप के किसी भाग के किसी अंग की, तो उसको हम लोग बोलते हैं रसायनानुवर्तन, या इसको हम लोग बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। और इसका एक उदाहरण हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी में भी, कि रसायनानुवर्तन का एक उदाहरण लिखिए। तो उसका एक उदाहरण है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। देखो यहां पर, देखो ध्यान से, ये चित्र अपने को एनसीईआरटी में ही दे रखा है, अगर आपको ध्यान हो तो। जैसे ही पराग कण वर्तिकाग्र पर आकर के पहुंचते हैं, तो पराग कण नीचे की तरफ एक पराग नलिका बनाते हैं, तो पराग नलिका रसायनों की तरफ बढ़ती है आगे। तो ये किसका उदाहरण हो गया? रसायनानुवर्तन हो गया। और ये एक विशेष दिशा में ही वृद्धि होती है या गति होती है, इसीलिए हम लोग इसको ट्रोपिज्म या अनुवर्तन का उदाहरण मानते हैं। तो ये एक किसका उदाहरण है? धनात्मक रसायनानुवर्तन का उदाहरण है, धनात्मक रसायनानुवर्तन का उदाहरण है। आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ऋणात्मक रसायनानुवर्तन का भी कोई उदाहरण होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्या होता है? तो देखो धनात्मक का और भी उदाहरण है। जैसे काफी बार क्या होता है कि पौधे की जो जड़ें हैं, जमीन में जो अलग अलग तरह के रासायनिक तत्व हैं, जो रासायनिक यौगिक हैं, अगर वो उनके काम के होते हैं तो जड़ें उनकी तरफ गति करती हैं, तो इसको हम धनात्मक रसायनानुवर्तन कह सकते हैं। लेकिन काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि धरती के अंदर ही क्या हो कि ना, कोई एसिड हो या कुछ ऐसा पदार्थ हो, विषाक्त पदार्थ हो, जो उस पादप के लिए ठीक नहीं है, तो पादप की जड़ें क्या करती हैं? वहां से साइड मुड़ जाती हैं, बोले साहब ना चाहिए तो हमको, तो उसको हम क्या बोलेंगे? किसका उदाहरण बोलेंगे? ऋणात्मक रसायनानुवर्तन का उदाहरण बोलेंगे, या नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म का उसको एग्जाम्पल बोलेंगे। सिंपल है। देखो सब में लॉजिक सेम है, बस नाम चेंज होते जा रहे हैं। एक और है हमारे पास में अनुवर्तन, यह है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन इज वेरी सिंपल, अपन इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिकल वाला देख चुके हैं। कौन सा है? फोटोट्रोपिज्म। तो फोटोट्रोपिज्म क्या है?
कि जब पौधे के किसी अंग की गति प्रकाश के उद्दीपन से प्रभावित हो, है ना, तो उसको हम लोग कह रहे हैं प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और इसमें तो बहुत सिंपल है कि पादप की जड़ें है ना विपरीत दिशा में, प्रकाश से विपरीत दिशा में गति करती हैं और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन दिखाती हैं, और जबकि पादप की जो शाखाएं हैं ऊपर की तरफ वो प्रकाश की दिशा में वृद्धि करती हैं और धनात्मक प्रकाशानुवर्तन दिखाती हैं। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। फोटो प्रकाश के लिए शब्द हम लोग काम में लेते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। एक और ट्रोपिज्म हमें दिया हुआ है, यह है स्पर्शानुवर्तन। क्या है? थिग्मोट्रोपिज्म या स्पर्शानुवर्तन। तो क्या है? जब किसी पादप की गति या वृद्धि स्पर्श के उद्दीपन से होती है। एक बात ध्यान देना, ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ ही नहीं है, जबकि अगर हम देखें तो ये अनुवर्तन का या ट्रोपिज्म का इंपॉर्टेंट प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार है स्पर्शानुवर्तन। देखो नाम से ही क्लियर है, अगर पादप की जो दिशिक गति है, वृद्धि है, किसी विशिष्ट दिशा में अगर वृद्धि है, तो वो अगर स्पर्श के कारण है, टच होने के कारण है, तो उसको हम लोग स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। तो जब किसी पादप की गति या वृद्धि स्पर्श के उद्दीपन से प्रभावित हो तो उसे स्पर्शानुवर्तन कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रतान का किसी पादप के सहारे ऊपरी मुखी गति करना क्या है? धनात्मक स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है। जबकि पादप की जड़ों का पत्थर आदि से, काफी बार ऐसा होता है, पादप की जड़ें पत्थर आदि से जाती ना, तो पत्थर से दूर हटती, तो कहीं कहीं स्पर्श की तरफ गति करती हैं, कहीं कहीं स्पर्श से अलग दिशा में, उल्टी दिशा में जो है पादप का कोई भाग गति करता है, तो उसको जैसे हम कह रहे हैं वो उदाहरण है ऋणात्मक स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है। देखो कहीं कहीं पर एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा कि छुई मुई को जब हम छूते हैं तो उसकी पत्तियों का जो बंद होना है, मुरझाना है, वो स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है, लेकिन ये गलत है। वो स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि स्पर्शानुवर्तन या जो अनुवर्तन वाली जो भी गतियां हैं ना, वो दिशिक वृद्धियां हैं, जबकि जो छुई मुई वाला उदाहरण है वो नेस्टिक मूवमेंट, एक अलग से टॉपिक आता है ना, तो उसमें उसको पढ़ने को मिलता है, जैसे फूलों का खुलना, फूलों का बंद होना, या जैसे सूरजमुखी के फूल का इधर से इधर घूमना सूरज के पीछे पीछे। तो ये वाली गतियां जो है ना, ये वृद्धि पर आश्रित गतियां नहीं है, ये इन जनरल गतियां हैं। जैसे खास करके फूलों वाली गति जो मैंने आपको बताई, कली का ऐसे खिलना, तो ये अलग गतियां हैं जिनको हम यहाँ नहीं काउंट करते। उसके लिए एक और टॉपिक है जिसमें हम उसको नहीं पढ़ रहे, लेकिन मैंने आपको यहाँ ये इसलिए बताया क्योंकि कहीं कहीं लिखा होता है कि वो जो है हमारे पास में छुई मुई का खुलना बंद होना वो स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है, जबकि ऐसा पूरी तरह से सही नहीं है। तो खैर आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हमें किताब में क्या समझा रखा है वो सुनो। इतना पढ़ाने के बाद में हमें किताब में बोला गया, अच्छा चलो ठीक है, तो हमें बढ़ना है कि भैया इसके बाद में अगर हम ये देखें, चलो ये हो तो रही है, चलो ये गति है ना पादप में, जैसे सूरज की तरफ यूं मुड़ जाता है पादप, है ना, टच आता है, स्पर्शानुवर्तन में यूं यूं घूम जाता है। तो बोला इसका कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे जो कारण है ना वो है हॉर्मोन्स। तो पादपों में भी कुछ एक हार्मोन होते हैं जो इन चीजों को नियंत्रित करते हैं, तो उनके बारे में हमको पढ़ना है। लेकिन उसको पढ़ाने से पहले हमें किताब में ये बोला गया कि भैया देखो क्या होता है कि वैसे अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं एक बार के लिए, क्योंकि दिमाग है तो फिर लगाना ही है अपने को, कह रहे दिमाग लगाएंगे थोड़ा तो हमें पता चलता है कि जैसे सारे जो जंतु हैं, जैसे हम लोग जो हैं सारे के सारे, तो उन सब में सबसे जो पहला रास्ता है ना संकेत पहुंचाने का एक जगह से दूसरी जगह पर शरीर में, तो वो क्या है, हमारे पास में विद्युत आवेग है। देखो क्या है वो तरीका, विद्युत आवेग का तरीका है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस का तरीका है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस या विद्युत आवेग एक ही बात है। तो कह रहे हैं इसमें क्या होता है, जैसे मान लो जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर सूचना पहुंचानी है तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो क्या होता है, इधर टच किया तो वो फट से सूचना जो है मेरे मस्तिष्क में विद्युत आवेग के कारण पहुंच जाती है। ठीक है, बढ़िया बात है। इसके लिए फिर संचरण का माध्यम भी अच्छा होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए। लेकिन 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 इस मेथड में दो कमियां हैं। विद्युत आवेग से सूचना प्रसार करने का जो मेथड है ना, इसमें दो कमियां हैं। पहली कमी क्या है, तो पहली कमी देखते हैं। पहली कमी है हमारे पास में
विद्युत आवेग केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचती है जो तंत्रिका ऊतक से जुड़े हैं, जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंचती। समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो यहां पर किसी ने सुई चुभाई है मेरे को, तो सुई चुभाने की जो सेंसेशन है वो यहां से मेरे मस्तिष्क तक आ जाएगी, लेकिन यहीं से पूरी अंगुली में नहीं फैलेगी। सुई चुभाने की फीलिंग मेरे को केवल इधर होगी, इधर नहीं होगी, इधर नहीं होगी, इधर नहीं होगी। समझे आप इस बात को? तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि केवल वो उधर ही जाएगी जहां पर तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ सिस्टम है, बाकी दूसरी जगह पर नहीं जाएगी। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में कि भैया अगर एक बार कोई एक कोशिका जो है अगर विद्युत आवेग जनित करती है और उसको संचरित करती है उस सूचना को आगे विद्युत आवेग के रूप में, तो दूसरी बार अगर उसी जगह से वैसी ही सूचना संचरित करनी हो तो उसको थोड़ा समय चाहिए होता है, वो तुरंत नहीं कर पाती। मतलब लगातार कंटिन्यूअस सूचनाओं का संचरण नहीं कर सकते हम इस सिस्टम से। जो हमारा तंत्रिका तंत्र वाला सिस्टम है ना, उससे हम लगातार सूचनाओं को संचरित नहीं कर सकते। एक होता है सिग्नल, फिर रुकना पड़ता है, फिर होता है, फिर रुकना पड़ता है, फिर होता है, फिर रुकना पड़ता है। जैसे सपोज करो एक सुई लो, हाथ में चुभाओ, एक ही जगह पे चुभाओ, पहली बार चुभाओगे ज्यादा लगेगा, उसी जगह पे दूसरी बार वापस चुभाओ और चुभाते रहो। फिर थोड़ी सी देर में क्या होगा कि उधर से आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि अब उतना दर्द नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था, क्योंकि वो दर्द की जो संवेदना है उसको विद्युत आवेग के रूप में यहाँ से हम क्या कर रहे थे, प्रकट कर रहे थे इधर से, फिर वो आगे जा रही थी, फिर दिमाग तक जा रही थी, फिर दूसरी बार वापस, फिर तीसरी बार वापस, फिर चौथी बार वापस, फिर पांचवी बार वापस। तो ये लगातार हो नहीं पा रहा, उसकी सीमा है, क्योंकि एक बार करके आ जाएगी तो फिर रसायनों को वापस अरेंज होना पड़ेगा, फिर वो वापस होगा, फिर वो तीसरी बार वापस होगा, फिर वो चौथी बार वापस होगा। तो ये दो कमियां हैं हमारे विद्युत आवेग वाले सिस्टम के साथ में। हालांकि पादपों में तो हमारे पास में वैसे ही क्या नहीं है, हमारे पास में तंत्रिका तंत्र है ही नहीं जो हम दिमाग लगाएं, लेकिन फिर भी ये इसकी एक लिमिटेशन है, दो लिमिटेशन है। एग्जाम में पूछ भी लेता है हमसे कि इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। तो इसलिए फिर हमें ना दूसरे तरीके की जरूरत है। और दूसरा तरीका क्या है हमारे, अगर हम शरीर में देखें तो वो है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, मतलब अंदर ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में जिनसे अलग अलग तरह के हार्मोन निकलते हैं और फिर वो अलग अलग तरह की गतियां हमारे शरीर में नियंत्रित करती हैं। कुछ एक गतियां वो हैं जो वृद्धि से संबंधित हैं, कुछ एक वो हैं जो वृद्धि से संबंधित नहीं है। सेम इन पादपों में है कि जो गतियां हमने देखी जो वृद्धि से संबंधित है या जो वृद्धि से संबंधित नहीं है, तो इनमें किसका रोल है हमारे पास में, हार्मोन का रोल है। तो अब वो हार्मोन के बारे में हमें पढ़ना है, तो पहले हम पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम जंतुओं में हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले तो हम पादप हार्मोन के बारे में लेने वाले हैं, थोड़े से हार्मोन के बारे में हमें किताब में दिया हुआ है, और फिर थोड़े प्रश्नोत्तर लेने वाले हैं। फिर उसके अगले लेक्चर में हम जंतु हार्मोन के बारे में लेंगे और काफी सारे फिर प्रश्नोत्तर के बारे में भी लेने वाले हैं। तो चलो, थैंक यू सो मच, है ना। ये वीडियो मैंने जानबूझ के छोटा रखा है क्योंकि बायोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है इसको दिमाग में बैठाने में थोड़ा समय लगता है, वो समय मैं आपको देना चाहता हूँ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, इसको रिवाइज करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और फिर धीरे धीरे नए चैप्टर के साथ में। चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।